Good morning, students. I am here, Mr. Shivshant Sharma, working as a PGD Physics or lecturer in Physics in GEB Model School, Kanra. Dear students, today I will discuss Newton's law of motion. न्यूटन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब किया। मोशन को एक्सपेरिमेंटली डिस्क्राइब करने के बाद उसने क्या किया, वहाँ से जो चीज़ ऑब्जर्व की उसने इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लॉज फ्रेम कर दिए। डिफरेंट लॉज ऑफ न्यूटन्स डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन आर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, that is also known as law of inertia. Number 2, Newton's second law of motion. And according to this law of motion, F is equal to ma as well as F is equal to dp over dt. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन में उस टाइम तक रहेगी जब तक उस बॉडी के ऊपर हम कोई आउटसाइड से फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बोलता है कि जितना ज़्यादा आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी उतना ही तेज दौड़ेगी। व्हाट डज दैट मीन, जितनी ज़्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर लगाएंगे टाइम के साथ बॉडी के मोमेंटम में उतनी ही चेंज होगी। व्हाट डज दैट मीन, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। इसी चीज़ को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ देन आई वुड राइट F is equal to dp over dt, or in mathematical form F equal to ma. Now I will explain Newton's third law of motion. Newton's third law, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो प्रोपोर्शनली उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर अप्लाई करेगी। मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एट अपोजिट। मीन्स अगर एक बॉडी ने 5 न्यूटन फोर्स किसी के ऊपर लगाया है, मैं इसको ले लूँ एज एक्शन, तो अनदर बॉडी प्रोपोर्शनली 5 न्यूटन ही फोर्स दूसरी बॉडी के ऊपर लगाएगी। ए बॉडी ने अगर बी पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन तो बी भी उतना ही फोर्स लगाएगी। मीन्स 5 न्यूटन ही लगाएगी लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। मीन्स एक्शन रिएक्शन दे आर ऑलवेज इक्वल एट अपोजिट, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। नाउ लेट अस एक्सप्लेन दिस। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई टेबल है, इस टेबल की सरफेस के ऊपर ये कोई अप्लाई कर रही है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण ये बुक क्या करेगी, जितना इसका अपना वेट होगा उतने ही वेट के बराबर ये टेबल को प्रेस करेगी। जितना इस बुक का वेट होगा ये बुक उतना फोर्स टेबल के ऊपर अप्लाई करेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये टेबल न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अब रेक्ट करेगा, वो भी इतना ही फोर्स लगाएगा बुक के ऊपर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। इफ आई टेक दिस एज एक्शन देन दिस एरो विल क्रॉस ऑन टू द रिएक्शन। Value of these two forces that will numerically equal, and as per diagram direction is opposite. This is Newton's third law of motion. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमें फोर्स की यूनिट एलेबोरेट करने में हेल्प करती है।
यूनिट्स ऑफ फोर्स। लोअर क्लासेस का पार्ट है, आई एम गोइंग टू इलैबोरेट दिस वन। एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स की न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन ऐसा यूनिट है फोर्स की एंड डाइन इज सीजीएस यूनिट। And the gravitational unit of force की किलोग्राम फोर्स, kg है, that stands for kilogram force, SI में है ये यूनिट, and gram force that is CGS unit। ग्रेविटेशन फोर्स के केस में क्या होता है, बॉडी के ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। व्हाट डज इट मीन? ग्रेविटेशन यूनिट के केस में बॉडी के ऊपर बॉडी एक्सेलरेट करेगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एंड इन केस ऑफ एब्सोल्यूट यूनिट बॉडी नॉर्मली दौड़ेगी, जैसे हम रोड वगैरह के ऊपर मूव करते रहते हैं, तो हमारे ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो न्यूटन एंड डाइन में मेजर करेगी, विल बी मेजर्ड। अगर हम इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से आए, अगर मैं लिंटर से छलांग लगा दूँ तो मेरे ऊपर अर्थ फोर्स लगाएगी, मेरे ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा। इन दैट सिचुएशन अर्थ मेरे पे जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स की मेजरमेंट विल बी डन इन किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स। 1 न्यूटन, कैपिटल स्टैंड फॉर न्यूटन, दैट इज 10⁵ दिस 1 kg है, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। Another, this 1 kg है, that is equal to 9.8 Newton. This is important to know. And 1 gram force, that is 980 Newton. This is the relationship between absolute gravitational unit are what? Kilogram force SI. This Newton, that is SI unit. So this is relationship between SI unit in gravitation and absolute system of unit. Similarly, this is the relationship between gravitation and absolute unit of force in CGS. Now, another part of this force, that is Newton's second law is real law of motion. This is very important part. Very important part. Newton's second law as the real law of motion. रियल लॉ ऑफ मोशन। इसके बीच में क्या टारगेट रहेगा हमारा एक्सप्लेन करना, इसको क्यों नाम दिया गया एज न्यूटन रियल लॉ ऑफ मोशन। इसको बेटा रियल लॉ ऑफ मोशन इसलिए नाम दिया है क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से आप न्यूटन फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं, एज वेल एज न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म से हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? न्यूटन सेकंड लॉ के बीच में दोनों ही न्यूटन फर्स्ट एंड न्यूटन थर्ड लॉ लाई करते हैं। नो, वी विल एक्सप्लेन दिस और वी विल कंक्लूड दिस कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ को हम कैसे डिराइव कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। Newton's first law from Newton's third law, sorry, second law of motion.
बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, इस पार्ट के बीच में आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम इस पार्ट को न्यूटन सेकंड लॉ से एंड आर्टिकल का एंड करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ मोशन F is equal to mq, clear? If F is equal to 0 means अगर किसी बॉडी के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें then m a will be equal to 0. Mass of the body can never be equal to 0, therefore a will be equal to 0. a कब 0 हो सकता है, a is v over t 0 होगा, means v की वैल्यू 0 होगी, which means body will at rest. इसको हम v डैश ले लेते हैं। मीन्स अगर हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बॉडी विल ईदर एट रेस्ट और ए जो है बेटा इसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम लिखा जाता है। एक्सेलरेशन टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यानी चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t and that we have concluded equal to 0. This implies OV minus U will be equal to 0. Therefore, value of V it will be equal to 0. इसका मतलब क्या होगा? It means अगर हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, नहीं अप्लाई करें मीन्स कितना अप्लाई करें 0, तो बॉडी विल ईदर एट रेस्ट और बॉडी विल इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। v इक्वल टू 0 मीन्स बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, मीन्स बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती है बेटा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें मीन्स कितना अप्लाई करें 0, तो बॉडी विल ईदर एट रेस्ट or body will in the state of uniform motion. This is Newton first law. कहाँ से? From Newton second law of motion. तो Newton second law से हमने स्टार्ट किया, एंड का हमने कर दिया Newton first law के ऊपर. So that's why we have concluded or we have obtained Newton first law from the Newton second law of motion. Is this clear? Now let us discuss another part. Newton's third law from Newton's second law of motion. That will be the second part. मान लीजिए सिचुएशन ये है, ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी है और ये सेकंड बॉडी है। कहाँ पर है? ऑन द अर्थ सरफेस। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है, बॉडी आपस में झगड़ती है, एक दूसरे को हिट करती है। तो फर्स्ट बॉडी ने क्या किया, सेकंड बॉडी को हिट किया, मींस फोर्स अप्लाई किया। सेकंड बॉडी क्या करेगी, गुस्सा करेगी, रिएक्ट करेगी, ये फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी। क्लियर? फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया, ये फोर्स, दिस इज व्हाट फोर्स अप्लाइड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकंड बॉडी। ये एरो इंडिकेट कर रहा है, एरो फर्स्ट से सेकंड, व्हाट डज दैट मीन? ये फर्स्ट बॉडी अप्लाई करी है इस कोलिजन के दौरान फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी। जैसे मान लो मैं फर्स्ट बॉडी को अर्थ सरफेस के ऊपर फुटबॉल पड़ी है, वो सेकंड बॉडी, मैंने क्या किया, फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल दौड़ना शुरू हो जाएगी। मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ भी असर नहीं हुआ, फुटबॉल को किक किया। तो जब सेकंड बॉडी, जब फर्स्ट बॉडी जो मैं हूँ, फुटबॉल को मैंने ले लिया सेकंड बॉडी, तो जब मैं फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो मोमेंटम मीन्स वेलोसिटी
फर्स्ट से सेकंड बॉडी में चेंज हो रही है। फोर्स फर्स्ट बॉडी लगा रही है एंड फुटबॉल दैट इज द सेकंड बॉडी वो दौड़ रही है, मीन्स सेकंड बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, मीन्स सेकंड बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। सो दैट्स व्हाई ये आ जाएगी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी, सॉरी सेकंड बॉडी, क्योंकि फोर्स सेकंड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है इसलिए सेकंड बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। सिमिलरली ये सेकंड बॉडी भी लगाएगी फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से, वो थोड़ी पीछे रहेगी, वो भी जोर से थप्पड़ मारेगी खींच करके फर्स्ट बॉडी को। तो जब फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा तो मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का चेंज होगा। ये ध्यान देना बेटा, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी मोमेंटम उसी बॉडी का चेंज होगा। फर्स्ट बॉडी पे फोर्स एक्ट करिए, चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी में रहेगी। सेकंड बॉडी पे फोर्स एक्ट करिए तो मोमेंटम सेकंड बॉडी का चेंज होगा। इन दोनों को ऐड कर दो, then we will get what? F21 vector plus F12 vector, it will equal to dP1 vector over dt plus dP2 vector over dt. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर बेटा मैंने M1 एंड M2 मास वाली जो बॉडीज ली है उनसे एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जब ये बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही है तो तीसरी बीच में आकर के पंगा नहीं डाल रही, सिर्फ यही बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही है। In case of isolated body, this total change in momentum, samara means total change in momentum of a system or these two body that will equal to 0. So because of that, F21 plus F12 it will equal to 0. Isolated system के केस में क्या होता है, बॉडी का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता, सो दैट्स व्हाई ये सम 0 होगी। From here I will conclude what? F21 equal to minus F12, or now I will take magnitude, so F21 equal to F12. So that's why अगर मैं इसको एक्शन ले लूँ तो एक्शन एंड रिएक्शन they are equal in magnitude, negative sign means they are opposite in direction. So this is what? This is the Newton third law. आर्टिकल को स्टार्ट कहाँ से किया है? न्यूटन सेकंड लॉ से, एंड कहाँ पर हो रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ से। So that's why we can derive Newton third law from Newton second law of motion. So that's why we can say both Newton first and Newton second law of motion they will reside, they will present in the Newton second law of motion, and because of that we say this Newton second law of motion as a real law of motion. Thank you student, have a nice day.